जी सर, नंबर 1 जरूरत नहीं है इसके लिए मेरे ख्याल में। क्या पूछ क्या रहा है? करंट लायबिलिटी में आनी चाहिए। लायबिलिटी टू बी सेटल्ड इन पहला, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल होनी है। सी, लायबिलिटी इज प्राइमरीली हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। इसी को एग्जांपल बताएंगे सी की। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं नहीं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, लायबिलिटी इन्वेंट्री कैसे आ गई? फॉर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अगर फाइनेंशियल एसेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो वो भी करंट एसेट है। लायबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ्स। बी को क्यों टिक लगा रहा हूं? अगर करंट ईयर में कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो वो जरूरी नहीं कि करंट लायबिलिटीज में है। लायबिलिटी हैज अरिजन ड्यूरिंग द करंट ईयर, नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर सेटल होनी है तो करंट लायबिलिटी, ठीक है? या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी नॉर्मल बिजनेस साइकिल में। ये वैसे डेफिनेशन ढूंढे जरा करंट लायबिलिटीज की, ढूंढ के बताएं कहाँ है पेज, कहाँ होगा पेज। जिन पेजेस की को रीडिंग के हवाले से डिस्कशन हुई हुई है उनको देखना एक नजर कंपलसरी है। टू टू सेवन कहा जा रहा है? इसमें मेरा ख्याल है जो पहले 3 पॉइंट्स थे वो यहाँ आए हुए हैं, चौथा नहीं है यहाँ। पेज 2 to 7। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब बताएंगे नेक्स्ट पेज पे। हाँ वो आप भी रहे, लेकिन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन भी यहीं की थी। ये वही है जो FA1 में थी, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। पेमेंट से लेके सप्लायर को, पेमेंट से लेके कस्टमर से रिसीव तक, मेरा ख्याल इस तरह की है। वो मेरा ख्याल नीचे MCQ नंबर 4 भी आता है। जी नंबर 2 करेंगे पहले, ये ठीक है जी। बी एक 1 का बी ठीक है। सेकंड जाने दीजिए आप। Second, which one of the following would be shown in other comprehensive income section of the profit and loss and other comprehensive income? ऑप्शन डी नहीं है, डी है ना यार, ठीक है। ए हाफिज साहब, ए से धोखा खाया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन किधर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिव बिल्डिंग, यही आता है। और इसके अलावा भी कुछ आता है उसी में, बताएं 2-3 चीजें। ऑन क्रेडिट रिस्क भी आता है फाइनेंशियल लायबिलिटीज में, अगर अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस में मेजर हो रही है, और फेयर वैल्यू थ्रू वैसी डेट इंस्ट्रूमेंट में भी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। और इनटेंजिबल एसेट भी अगर रिवैल्यू हो जाए तो उसका भी आइए 16 तरह ट्रीटमेंट। 3 करें अपनी तरफ, एक अपना गैस करें। हम वैसे इसे भी शो कर देते होते हैं, लेकिन वो कहता है नॉट रिक्वायर्ड है, जरूरी नहीं है। तो सी टिक लगा ले, लेकिन बाद इसको एक नजर देखने बाद में तो अच्छा है। 4 है वो जो आप कह रहे थे अभी, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल की वैसे डेफिनेशन होनी है यहाँ कहीं, इसी पेज पे थी 2 to 7 का। टाइम बिटवीन, वैसे ढूंढे जरा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू दिस। नहीं नहीं, ये नहीं है बस। नहीं, ये आपकी जो बुक में पेज नंबर 2 to 7 पे है,
वो वाली मेरा ख्याल है ये वैसे ए है भी नहीं, ये कैश भी आना होता है ना ऑपरेटिंग साइकिल में, कस्टमर से कैश भी आना, डी बनेगा ये। टाइम पीरियड बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर रॉ मटेरियल एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर। ऊपर जरा डेफिनेशन ढूंढेगा उसमें भी दरमियान में ऑपरेटिंग साइकिल पेज नंबर 2 to 7। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents। ठीक है, पेज नंबर्स लिखते जाए जरा इनके। 1 का पेज नंबर क्या था? 2 to 7। 2 का पेज नंबर, 3 का पेज नंबर, 4 का लिखना है पेज 2 to 7। ओके, 6 सही तो कोशिश करें। एक अच्छा गेस करें, ठीक है, लेकिन सही गेस करें। नहीं, IS8 एप्लीकेबल नहीं लग रहा, मतलब ऐसे IS8 की बहस नहीं है वर्ड वही, ठीक है। ये वो बड़ा देख ढूंढ लीजिएगा उसमें फॉर्मेट्स वगैरह में, गवर्नमेंट ग्रांट का। ये इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर रेक्टिफाइड बाय डिस्क्लोजर नोट्स नन ऑफ द अबव है। अकाउंटिंग पॉलिसी इन अप्रोप्रिएट होनी नहीं चाहिए, अगर इन अप्रोप्रिएट है तो ना उसका डिस्क्लोजर से कोई फायदा है, ना नोट से, ना एक्सप्लेनेटरी मटेरियल से। इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी को पहले सही करें, अप्रोप्रिएट करेंगे तो बहस है। ये डिस्क्लोजर देने से, नोट्स में लिख लेने से, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल देने से कोई रेक्टिफाई नहीं हो जाएगा। तो नन पॉलिसी इन अप्रोप्रिएट होनी ही नहीं चाहिए। ये नहीं कि इन अप्रोप्रिएट पॉलिसी रख के आप एक्सप्लेन करते हैं। 7 जी, वैसे अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर दें। 7 ढूंढने, ये कहाँ है? वैसे ट्राई करें, इंडिविजुअली पता है आपको ये। Each component of financial statement shall be identified clearly. In addition, the following information shall be displayed prominently। कर लेना आपने, नेम लिखते हैं, नंबर 3 इंडिविजुअल या कंसोलिडेटेड वर्ड लिखते हैं, नंबर 4 डेट या पीरियड लिखते हैं। डेट कब लिखते हैं, पीरियड कब लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है तो डेट लिखते हैं, वरना बाकी जितनी स्टेटमेंट्स उनमें पीरियड लिखते हैं। प्रेजेंटेशन करेंसी लिखते हैं, क्या मतलब? रुपीज, डॉलर्स। लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ लिखते हैं, रुपीज इन मिलियंस, रुपीज इन थाउजेंड्स। नेम ऑफ चीफ अकाउंटेंट लिखते हैं, शुक्र है नहीं लिखते वरना पकड़े जाना था हमने। नहीं, शुक्र मतलब बंदे का नाम नहीं लिखते जिसने बनाई है, अल्लाह मालिक है। ये कौन सी सही है? पेज नंबर ढूंढे 250 224। उसमें दरमियान में ढूंढे ईच कंपोनेंट, पेज 224 ही है ना? तो मैं इनको जरूर देखें नहीं सर, मुझे अंदाजा है कि दोबारा नजर बिल्कुल नहीं पड़ी, और खतरा ये है कि दोबारा भी नहीं पढ़नी। शुरू करें आगे? 7 तक हो गए, 8 ट्राई कर। ये फाइनल अकाउंट्स का पहला सफा ढूंढा, एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देनी होती है। पेज नंबर 176 पे। एग्जाम्पल 1, पहली लाइन, these financial statements have been
prepared in accordance with the accounting standards, बल्कि और as applicable in ऐसे accounting and reporting standards। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है, ये भी यही पूछा हुआ, which of the following is the appropriate statement regarding compliance with IFRS। असल में अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड IFRS भी आते हैं और कंपनीज ऑर्डिनेंस भी आता है, कंपनीज एक्ट भी आता है। तो लेकिन यहाँ उससे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स के हवाले से। तो अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हवाले से हो तो ये सेंटेंस थोड़ा सा और भी होना चाहिए था, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड these accounting and reporting standards are comprising of, पढ़ लेना एक नजर पेज 176 पे, IFRS एंड कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बहुत पूरी बात है, यहाँ उसने सिर्फ IFRS के हवाले से पूछा। वैसे मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने शायद वैसे आइडेंटिफाई कर लिया हो, मोस्ट स्टैंडर्ड्स, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड्स, सिलेक्टेड स्टैंडर्ड्स या विद ऑल स्टैंडर्ड्स, इन कंप्लायंस विद ऑल स्टैंडर्ड्स। बहरहाल पेज लिखना था। नंबर 9 करें और ये अगर आपने ढूंढ के बताना है ये नंबर 9 कहाँ आया था। ये वैसे कुछ ज़हन में आता क्या? हाँ जी, रीफाइनेंसिंग, ये पेज नंबर 228 पे स्टोरी है नहीं पूरी। हाँ जी, नहीं सब्सिक्वेंट इवेंट तो आपके ज़हन में ऑडिट आया है, वो भी ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ पढ़ लें सर पेज नंबर 228 पे ये IAS 37 के सवालों में भी आया था। नहीं सिलेक्टेड स्टैंडर्ड्स तो नहीं ना है, सिलेक्टेड स्टैंडर्ड्स नहीं, ऑल स्टैंडर्ड्स जो एप्लीकेबल होंगे वो सारे स्टैंडर्ड्स, सिलेक्टेड नहीं। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS जो जो एप्लीकेबल होंगे सारे, सिलेक्टेड नहीं। जी सर, अगर रीफाइनेंसिंग हो जाए, रीफाइनेंसिंग क्या होती है? डेट एक्सटेंड हो जाए, लोन की रीपेमेंट डेट एक्सटेंड हो जाए। अगर आपका लोन नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेएबल है लेकिन ईयर एंड से पहले पहले उसका एग्रीमेंट हो गया रीफाइनेंसिंग की डेट का और अब लोन 1 साल के बाद पेएबल हो गया, तो ईयर एंड से अगर पहले ये काम हो गया तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसे नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। लेकिन अगर यही काम ईयर एंड के बाद हुआ है, ये मिल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, कहीं कहाँ मिल रहा है? अगर ईयर एंड के बाद ही काम हुआ है रीफाइनेंसिंग का डेट एक्सटेंड होने का, तो देन फिर आप डिस्क्लोजर में जाके लिखेंगे कि रीफाइनेंसिंग हो गई है और क्लासिफिकेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट में ही रखेंगे। याद आ गया? पेज नंबर 228 है और फाइनल बताया जी, ढूंढ के जरा वहां जहन में रख के जरा, ये नीचे तक आना है जी। एन एंटिटी क्लासिफाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी एज करंट व्हेन ऑप्शन ए का मतलब क्या हुआ? एक लॉन्ग टर्म लोन था लेकिन नेक्स्ट फरवरी में जाकर रीपेबल है, लोन की रीफाइनेंसिंग हो गई है लेकिन 30 जून के बाद हुई है, 20 जुलाई को, और अब ये रीपेमेंट इसकी होनी है 2025 में। क्या ये लॉन्ग टर्म बन नहीं गया? बना है लेकिन ईयर एंड के बाद, तो इस साल इसे करंट में ही लिखेंगे और नोट्स में डिस्क्लोजर देंगे, अगले साल के एंड पे जाके फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से
लॉन्ग टर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है प्लीज। ऑप्शन कौन सी बनी? अल्फा फर्स्ट वाला लिख लेंगे, पेज नंबर 227, सॉरी 228। 10 मेरा ख्याल इसी से उलट है, देख लें फाइनल। ये अब बीटा क्यों? अब ईयर एंड पे लेंडर ने एग्री कर लिया है कि वो 12 महीनों के अंदर अंदर, अगले 12 महीनों के अंदर अंदर वापस नहीं करेगा, वापस नहीं मांगेगा। 228 ऑप्शन बता दें जी। दोनों में कॉमन क्या है? करंट लायबिलिटी बन गई थी, डिफरेंस क्या है? एग्रीमेंट और रीफाइनेंस 9 में बाद में हुआ है, और एग्रीमेंट टू रीफाइनेंस ईयर एंड पे हो गया। ईयर एंड पे या उससे पहले अगर हो जाए तो फिर आपको अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन बदल देंगे। डन है सर? ये स्टूडेंट्स ओके? 12 ट्राई करें। जी 1 में क्या मसला है? प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस माइनस होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग होना चाहिए, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम अलग होनी चाहिए। दूसरा सही है, हर स्टेटमेंट की इक्वल प्रोमिनेंस होनी चाहिए। जिस फॉन्ट साइज से आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है, उसी फॉन्ट साइज से, ये ना हो कि उसका फॉन्ट नजर ही ना आ रहा हो। ऑप्शन कौन सी सही है? नेक्स्ट ढूंढे करेक्ट। नंबर 13। जी 1 ठीक है। 1 में सभी गलती ऑल में है। कैश फ्लो जो बीच में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कैश फ्लो होती है वो अक्रूवल बेसिस पे नहीं, वो कैश बेसिस पे। ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एक्सक्लूडिंग कैश फ्लो। सेकंड ठीक है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को रिक्लासिफाई होना चाहिए, सवाई इसके के रिक्लासिफिकेशन कर ना सके, तो सिर्फ कौन सी सही है? ये ठीक है। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले में क्या गलती है जी? ऑल में क्या मसला है? ऑल में तो कैश फ्लो भी आ जाएगा, और सेकंड पिछला रिक्लासिफाई होना चाहिए, सवाई इसके कि आप रिक्लासिफाई ना कर सकें। 14 ढूंढे। पता चल जाएगा, सोचो तो। जी कोई एग्जांपल देंगे कि नंबर 2 पूछा जा रहा है मुझसे, मेजरिंग एसेट्स नेट ऑफ वैल्यूएशन अलाउंस इज नॉट ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग की बात पूछता हूँ, नेट ऑफ अलाउंस। हाँ जी डेटर्स, डेटर्स में से अलाउंस लेस किया जाता है। ऑफसेटिंग किसे कहते हैं? नहीं मतलब ऑफसेटिंग नेट तो करना है। पेज नंबर 226 देखें, किसको किससे नेट करना?
क्या एसेट और लाइबिलिटीज को नेट ऑफ किया जा सकता है? किया जा सकता है सर, ऑफसेट किया जा सकता है, परमिटेड भी है, कुछ कभी कभी परमिटेड है और कभी परमिटेड नहीं है। इनकम्स और एक्सपेंसेस को नेट ऑफ किया जा सकता है, उसमें भी रिक्वायर्ड भी है, परमिटेड भी है और नॉट परमिटेड भी है। तो असल में डेबिट क्रेडिट को आपस में नेट ऑफ करना ऑफसेटिंग है। लोन के बताएं इनकम और एक्सपेंसेस को कब रिक्वायर्ड है कि नेट ऑफ करें, टेबल देखें। आइए फर्स्ट 15 जैन बनाए, एक एग्जांपल है उसकी। सेल में से डिस्काउंट अलाउड नेट ऑफ करते हैं, ये रिक्वायर्ड है। परमिटेड कब है? परमिशन का मतलब इजाजत है, कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो ना सही। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अगर हो, गेन भी आ रहा है किसी पे, लॉस भी आ रहा है, तो नेट ऑफ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वैसे हम करते नहीं है। गेन हो तो मदर इनकम में दिखाते हैं और लॉस ऑन डिस्पोजल हो तो शायद एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, लेकिन अगर नेट ऑफ कर लें तो इजाजत है। नॉट परमिटेड क्या है? एग्जाम्पल, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल नेट ऑफ करके ही सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिख दें, इसकी इजाजत नहीं है। तो नेट ऑफ का मतलब असल में क्या है? ऑफसेट का मतलब असल में क्या है? डेबिट क्रेडिट को नेट करना। एसेट्स लायबिलिटीज को नेट किया जा सकता है, कब परमिटेड है? पर यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है कहीं भी। परमिटेड कब है? सब सेम पर्सन से रिसीवेबल भी हो और पेएबल भी हो, कॉन्ट्रा एंट्री में तो परमिटेड है, लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो फिर नहीं है। अगर सेल्स टैक्स पेएबल है और इनकम टैक्स पेएबल है, सॉरी सेल्स टैक्स का रिसीवेबल है और इनकम टैक्स का पेएबल है, तो आप नेट ऑफ नहीं कर सकते। अब पढ़े जरा सेंटेंस नंबर 2। क्या डेटर में से अलाउंस लेस कर लेना ऑफसेटिंग के जुमरे में आएगा? डेटर क्या चीज है? अलाउंस क्या चीज है? अलाउंस क्या चीज है? तो ये लाइबिलिटी तो नहीं है, तो ये नेट, ये ऑफसेटिंग नहीं है। ये तो सिंपली क्या है? डेटर बढ़ रहा है, डेटर कम हो रहा है। इसी तरह अगर फिक्स्ड एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस करना है, तो ये क्या एसेट में से लाइबिलिटी लेस करना? तो ये ऑफसेटिंग नहीं है। ऑफसेटिंग क्या है? इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करना, ये एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करना। तो और एग्जांपल देंगे इस तरह की, ये डेटर अलाउंस। और कौन सी बताइए मैंने? फिक्स्ड एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सेल में से रिटर्न लेस कर लेना, परचेज में से रिटर्न लेस कर लेना, कैपिटल में से ड्राइंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स से डिविडेंड लेस कर लेना। ये ऑफसेटिंग्स नहीं है, ये तो सर सेपरेट लेजर्स है। ऑफसेटिंग क्या है? एसेट लायबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंसेस को आपस में नेट ऑफ करना। बहरहाल पेज नंबर 226 जी। नहीं वो कंट्रोल अकाउंट अगर जहन में आया तो वहां नेटिंग ऑफ नहीं होती है, वो ऑफसेटिंग हो जाएगी अगर करेंगे। अगर कुछ कस्टमर से एडवांस है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो और रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर हो, तो नेट ऑफ करना। अलग अलग लिखते हैं, डेबिट बैलेंस अलग, क्रेडिट बैलेंस अलग। अगर कुछ कस्टमर से रिसीवेबल होगा तो वो करंट एसेट्स में अलग आएगा, जिन कस्टमर से एडवांस में पैसे हैं वो लाइबिलिटीज में आएंगे। अगर आपने उन्हें नेट ऑफ कर लिया तो ये ऑफसेटिंग है, जो इजाजत नहीं है। इसी तरह अगर सप्लायर्स हैं, कुछ लोगों को पैसे देने हैं, कुछ लोगों से लेने हैं, ये अलग अलग अपीयर होंगे। हाँ अगर किसी एक को ही देने हैं, उसी से लेने भी हैं, तो उसकी परमिशन है कि आप नेट ऑफ कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स पेएबल भी है और एडवांस इनकम टैक्स भी है, इनकम टैक्स पेएबल भी है और एडवांस इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर देना तो वो नेट ऑफ आप करते ही रहते हैं। इनकम टैक्स जरा ज़हन में लाएं जरा, वो टैक्स के न्यूमेरिकल किए कभी जिंदगी में? उसमें टैक्स पेएबल जब एंड में निकालते हैं आप, नहीं मैं इनकम टैक्स में चला गया हूँ, विद होल्डिंग टैक्स माइनस करते हैं जब इनकम टैक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें टैक्स पेएबल आता है, और अगर टैक्स दिया हो पहले, लेकिन कौन सा टैक्स? विद होल्डिंग कौन सा? इनकम टैक्स। अब सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल ध्यान में लाएं, उसमें कर लेते हैं सेल्स टैक्स पेएबल को और सेल्स टैक्स रिफंडेबल को।
और नेट करके ही या पे करते हैं और नेट करके ही या क्लेम करते हैं। लेकिन अगर इनकम टैक्स पेएबल है और सेल्स टैक्स का रिफंडेबल है तो वो सेम एंटिटी नहीं है और दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बताएं जी इसमें से कौन सा सही है? सही ढूंढना था आपने। दोनों ही सही हैं। जाने दे, पहले तो सही नहीं है ना यार। entity need not provide any specific disclosure regarded by IAS if the information is, जाने दें, अगर इंफॉर्मेशन मटेरियल ना हो तभी तो डिस्क्लोजर देते हैं। और मानना लीजिएगा, शुक्र है गलती से अल्लाह करे सही हो जाएगी। अगर इंफॉर्मेशन मटेरियल ही नहीं है तो ना उसकी किसी एंट्री की जरूरत है और ना ही डिस्क्लोजर पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। ये तो ये वही मैंने जो एग्जांपल्स दी ये सारी वैल्यूएशन वाली है। यहाँ नहीं आएंगे वैसे, यहाँ तो एसेट्स लिखा हुआ है। ये ऑफसेटिंग नहीं है, ये लायबिलिटीज तो नहीं है। सेल रिटर्न क्या चीज है? एक्सपेंस है। सेल कम हो रही है, सिर्फ लेजर अलग है। परचेज रिटर्न क्या चीज है? परचेज कम हो रही है। डिविडेंड क्या चीज है? रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो रही है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या चीज है? एसेट कम हो रहा है। अलाउंस क्या चीज है? डेटर कम हो रहा है। तो ये तो डेटर ही बढ़ रहा है, डेटर ही कम हो रहा है। तो ये ऑफसेटिंग्स नहीं है। ऑफसेटिंग किस चीज का नाम है? एसेट लायबिलिटी और इनकम एंड एक्सपेंस। तो पेज 2 to 6 देखना चाहिए था। आखिरी दिन वेले ही होना है आपने जी, आखिरी दिन वेले ही होना चाहिए 16। नंबर 15, ऐसे ही पुराने सवालों को देख देख के कुछ नहीं होना। आखिरी दिन ये एमसीक्यूज के लिए टाइम निकालना है। और ये जो चैप्टर्स है फाइनल अकाउंट्स के, ये पेजेस जो लिखवा रहा हूँ इनको देखना है। पढ़ें जी 15। ये मेरा ख्याल ट्राई करना चाहिए आपको। स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों समझ आनी चाहिए वैसे मेरे को। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम एक सिंगल स्टेटमेंट में भी बन सकती है। मसलन जरा बोर्ड पे देखें, सेल से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आऊंगा तो ये कौन सी स्टेटमेंट बन गई? स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में। और इसी के नीचे क्या हेडिंग आ गई? ओसीआई। तो एक ही पेज पे सिंगल स्टेटमेंट में इकट्ठा करना। अनदर वे कैन बी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की हेडिंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक अलग पेज पे बना लें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, और बाद में फिर एक जो इसके नीचे लिखना था उसको अगले पेज पे लिखें, उसी की हेडिंग बना लें और उसमें सरप्लस वगैरह जो जो आना है वहां लिखना और फिर देन टोटल करना। हम वैसे नॉर्मली कैसे करते रहते हैं एक ही स्टेटमेंट में, लेकिन ये दो सफ़े अलहदा भी हो सकते, ये सिर्फ स्टेटमेंट का मतलब सफ़े अलहदा भी हो सकते। ये समझ आ गया क्या किया मैंने? क्या किया? एक ही पेज पे क्या क्या इकट्ठा करना है, या प्रॉफिट एंड लॉस का अलहदा पेज बना लें और ओसी का अलहदा पेज बना लें। स्टेटमेंट नंबर 2 बताएं जी, सही है? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? बाय डिफॉल्ट कौन सा है? बाय फंक्शन है और बाय नेचर भी अलाउड है। आप बाय नेचर कब बनाएंगे? जब रिक्वायर्ड होगा। डन। अगले जो दो आ रहे हैं ये आईएफआरएस 9 के लग रहे हैं, करें। ये जो एमसीक्यूज हैं ये साथ साथ हो जाने चाहिए या एंड में ही होने चाहिए? नहीं, आपसे वैसे पूछ रहा हूँ। मेरा तो ख्याल है ये अगर साथ साथ किए जाए तो ये भी अब रटा लगा लेंगे। इन दिनों में करने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ खुद भी याद आए और खास तौर पे जो नहीं पढ़ा हुआ वो दोबारा याद आए। नहीं मतलब मकसद ये है, वरना ये फाइनल अकाउंट फॉर एग्जांपल ये उसी जमाने में मैं आपको कहता हूँ यार टिक लगा लें,
तो उसके बाद दोबारा ये जिंदगी में याद नहीं आने थे। और इस वक्त का मकसद ये है कि आपको शायद झंझोड़ा जाए कि भाईजान ये नहीं छोड़ने, ये सफ़े भी पढ़ने। क्या ख्याल है? जिस तरह एथिक्स मेरे ख्याल ज़हन में नहीं आई होनी कल मेरे याद करवाने से पहले। तो असूलन तो शायद मैं, लेकिन बहरहाल इसमें हमेशा डबल माइंडेड रहता हूँ कि एमसीक्यूज कब होने चाहिए। एक तरीका ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल जिस दिन किया उसी दिन बता दिया कि यार ये वाले एमसीक्यूज देख लें, कल पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एंड में अगर किए जाए तो ज़रा एक दोबारा जगाने में ज़रा आसानी होती है। लेकिन इस वक्त खैर बहुत सारे लोग थक जाते हैं, फिर ये भी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते होंगे जो मेरा ख्याल अभी तक समझ रहे हैं कि हमारी तैयारी फाइनल नहीं हुई है, वो बाद में शायद ऑनलाइन भी लेते होंगे, लग रहा है कोई। चले वैसे ओपिनियन ले लें आपसे, आधे पहले आधे एंड पे, एक आध एंड के लिए रख लिया जाए, याद दिलाने के लिए। चले 16 करें। इसमें गलती कर दी, ऑप्शन गलती कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो रही है, डेट्स पढ़े सही तरह। जीरो को ओपन है जी। एक्चुअल इंटरेस्ट कितना होगा? जीरो। इफेक्टिव 10%। कितना? लेकिन किस साल का? 31 दिसंबर 2015 का। आपने किस साल में बताना है? अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज 84 हो जाएगा। 80 प्लस 4, 80 प्लस 8 इंटू 4 इंटू 6/12। ठीक है ऑप्शन। डन है सर। 17 ट्राई कर। अब इसको जरा सही पढ़ेगा। जी क्या बताना है आपने? तो जो फोर ही बनता है यहाँ भी मेरा ख्याल 6 महीनों का। तो वो 6 नॉन करंट में होगा या सॉरी वो 4 नॉन करंट में होगा या करंट में होगा? करंट में क्यों होगा? पेबल हाफ ईयरली ऑन 1 जुलाई, और जो इंटरेस्ट होगा 4, वो आप करंट में क्लासिफाई क्यों कर रहे होंगे? ये 60 की एंट्री बोला मेरा ख्याल 8 की नहीं 4 की। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, इस 60 की एंट्री बोला। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 30 जून पे नहीं। ये जो आपने एंट्री अब बोली है एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, इस 4 ने अगले साल पे होना, तो ये फिर करंट लायबिलिटीज में आएगा।
फिर जब ये 4 पे होगा अगले साल 1 जुलाई पे, तो फिर एंट्री क्या होगी? फिर लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। ये जो 8 लिखा हमने, ये पूरे साल का लिखा है, ये होना है शायद 2 हिस्सों में, ये सेमी एनुअली पे हो रहा है। ठीक है, तो बनता 84 ही है इस केस में भी, बनता 84 ही है, लेकिन 84 का ब्रेकअप होना है। हमसे उसने पूछा नॉन करंट लायबिलिटीज में कितना आना है। 84 कैसे बना रहा हूं मैं? 8 + 4, लेकिन 84 में से 80 कहाँ और 4 कहाँ? ठीक है जी, जानना स्टूडेंट्स ओके हो गया? नेक्स्ट पेज पे आ जाए।